बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। माफ़ी चाहते हैं, आज प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा लेट शुरू कर रहे हैं हम, कोई 10-12 मिनट। हमारी पैनलिस्ट हैं सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाहिद साहबा, वो भी सबसे पहले हालांकि आती हैं, आज थोड़ा सा वो भी लेट हो गए। और फिर अनवर इकबाल साहब और मैं बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि हमारी मुर्शद और हमारी लीडर फौजिया शाहिद साहबा आ ही जाएँ तो हम प्रोग्राम शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम फौजिया शाहिद साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक बंद है अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, आपका माइक बंद है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अब सलाम का जवाब दें और जरा फौजी शाहिद साहब से पूछे ना कि ये आज इतना लेट क्यों हुई हैं। वो रास्ते में सुना कोई जुलूस निकला हुआ था। क्या हुआ फौजी शाहिद साहब आज? नहीं हालांकि नहीं, आप सबसे असल में पहले नहीं आती हैं, आया। आप सबसे पहले आती हैं, आज आपके हाँ, लेट होने की वजह क्या है? बस एक असल में एक तो फैमिली में चचा है, उनकी डेथ हो गई, तो मुझे बहुत पिंडी जाना पड़ रहा है। सही सही। अच्छा, पिंडी चूंकि वापसी पे मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगा मरी रोड पे। और पता नहीं, अभी भी मेरी समझ में नहीं आया, फैजाबाद पे कुछ प्रॉब्लम था और मुझे मेरी अभी तो इन्होंने वो एक डबल रोड जिसको कहते हैं ना क्रिकेट ग्राउंड वाली, उस पे उसने गाड़ी मोड़ दी, तो वहां फिर ब्लॉक हो गया। तो आज मेरे साथ कुछ सारा दिन ऐसा था, पहले जाते हुए मेरे साथ यही हुआ और ये पता चला कि अब कोई छोटे से किसी ऑफिसर ने भी गुजरना होता है तो उसके लिए भी रूट लग जाता है, जो मेरे लिए 12 लेख था कि पिंडी वैसे में मरी रूट जो है वो इस तरह भी लगने लग गए हैं। नहीं, तो मरी रोड खैर पर तो वो बहुत रूट्स रश, लगे वैसी हुए थे। वैसी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई हुई है ये, लेकिन बहुत ज्यादा है, इतने बहुत ज्यादा है। इतने पुल बनाने जब के बावजूद भी कोई पुल बना नहीं मुझे है, नहीं लगता मतलब। पुल का कोई फायदा है, मैं तो पहले दिन से खिलाफ थी, हम्म। क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल था कि जिनके पास गाड़ियां हैं लोग नहीं कर रहे, गाड़ी हम्म। के बगैर कोई भी नहीं आएगा कि वो मेट्रो में। और फिर आपको पता है स्टॉप्स भी जो है ना करीब नहीं है। हम्म। बहुत से इलाके हैं, जैसे आपका वो मेलोडी, आप पारा वगैरह, वो पूरी साइड जो है वहां कोई कन्वेंस नहीं जाती। नहीं, उसमें नहीं वो है एक कि प्रॉब्लम मरी होती रोड के ऊपर तो सारी सूरत हाल है, लेकिन ये इतनी, हमने पिछले कुछ वक्तों में देखा है कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गई है। हालांकि पहले इतनी ट्रैफिक नहीं थी, पहले बहुत सड़कें ज्यादा। छोटी थी, ट्रैफिक बढ़ने से हम सड़कें कुशादा की गई, बड़ी की गई, पुल बनाए गए, लेकिन फिर भी कोई सूरत हाल समझ में नहीं आ रही। आपको समझ आती है अनवर इकबाल साहब? आपको समझ में आती है इतनी ट्रैफिक क्यों बढ़ती जा रही है? ये क्या मसाइल है भाई ट्रैफिक के? मुनीर साहब, बात ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ना, अब उसके बारे में मॉडर्न अप्रोच डिफरेंट है। ये जो है 19वीं सदी का अमेरिकी अप्रोच था, 19वीं सदी के आखिर का, और 20वीं सदी के आगाज, 20वीं सदी का कह लें, 20वीं सदी के आगाज का। 19वीं तो नहीं, 20वीं सदी का कंसेप्ट ये था कि सड़कें बनाओ और हर हर के पास एक कार दे दो। कार दे दो, वो खुद अपना ट्रांसपोर्ट खुद जाने, उसका जिम्मेदार। अच्छा, उसमें उसके मुकाबले में रेलवे थी, और रेलवे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हैं, बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हैं। मगर अमेरिका में बाज़ाब्ता उस जमाने में बहुत बड़ी रिश्वत चलती थी, और बाज़ाब्ता रिश्वत चली। यानी वहाँ यहाँ तो इस बात की भी रिश्वत चलती थी कि फ्रेंच उस जमाने में होता है कि फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज हो कि इंग्लिश हो। और इतनी रिश्वतें चली, फ्रांस ने भी दिया, बरतानिया में दिया, और कहते हैं कि सिर्फ एक वोट से इंग्लिश जीत गई, वरना फ्रेंच यहाँ नेशनल लैंग्वेज थी। खैर, तो जो ट्रांसपोर्ट माफिया थी यहाँ की, उसने बहुत अच्छी चलाई, तो वो फिर रेलवे वाले हार गए, वरना रेलवे का जाल यहाँ भी बिछ गया था। और उसके बाद से अब देखें, अब यहाँ का की रेलवे जो है बिल्कुल ही, मतलब तरक्की याफ्ता मुल्कों में सबसे कमजोर रेलवे यहाँ है। और अमेरिका में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हर तरफ बेताशा सड़कें बनी हुई हैं। उसके बावजूद अमेरिका के हर बड़े शहर में सुबह और शाम बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम होता है, जो उसमें फंस जाए तो फिर वो घंटों ज़ाया हो जाती है। यानी मेरे घर से वॉशिंगटन जो है, वो तकरीबन, जितना पिछला घर जो था वहां से 14 मील था, और 14 मील जो है वो सुबह के वक्त अगर आप ऑफिस आवर्स में जाएं तो 1.5-2 घंटे लग जाते थे 14 मिनट। तो इसलिए उसका अब जो अप्रोच है वो ये है कि आप दो काम कर रहे हैं। एक तो कंप्यूटर का कहना है फायदा उठाएं, और सवाए जरूरी स्टाफ के बाकी स्टाफ को घरों से काम करने दें, तो उससे ट्रैफिक पे प्रेशर कम पड़ेगा। और दूसरा, अमेरिका ने भी मजबूर होकर हर बड़े शहर में अब मेट्रो रेल चलाई है। अच्छा, उसके लिए फिर अवाम में आपको
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट पैदा करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो नहीं है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा शो ऑफ का मसला है। हमारे यहाँ जिस आदमी के पास कार है वो मर जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ ये है कि मैंने देखा है इवन डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के बंदों को, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ का हमारे हमारे मुल्क के सेक्रेटरी के बराबर होता है, और सेक्रेटरी होता है वो मिनिस्टर को सेक्रेटरी कहते हैं। मिनिस्टर्स को छोड़ के मैंने सुबह में जाया करता था 5 साल तक रोजाना अपने, जब मैं न्यूज एजेंसी में जॉब करता था दफ्तर वॉशिंगटन, तो अपने घर से, तो मैं देखता था कि डिप्टी सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल के लोग जो है ना वो भी मेट्रो रेल पे जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी तक ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ। सही, अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई माफिया जो है वो इसके पीछे होता है कि क्योंकि जो हाँ मास बिल्कुल मास होता है। मास ट्रांजिट वो भी आपकी स्कीम्स बात नहीं करता चल हूँ। पाती इसी वजह से ना। तो अब मैं आपकी फौजी शाह बात साहब हमारे यहाँ भी तो कोई रेल का, कोई बसों का कोई ऐसा इंतजाम ही नहीं है ना। अगर कोई रीजनेबल बसों का इंतजाम हो और उसका कोई नेटवर्क फैला हुआ हो तो मुझे गाड़ी देके निकलने की क्या जरूरत है। मैं तो अपने पैसे बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं है, ना रेलवे का सिस्टम है ना बसों का सिस्टम है। तो फिर वही अब ये यहाँ अभी जो जिस तरह अनवर इकबाल साहब बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ 2-3 दफा कोशिश की गई। मेरे ख्याल में अनवर इकबाल को याद होगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान भी एक ट्रेन का शुरू की गई थी और कुछ अर्सा वो चलती भी रही, लेकिन क्यों कामयाब नहीं हुई ये एक बिल्कुल अलग बात है। अभी क्या प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ फौजे, मैं बात। एक मिनट इंटरप्ट करूं, आपको ये पता होगा जी अच्छी तरह क्यों कामयाब नहीं हुई। इसलिए कामयाब नहीं हुई कि वो मार्गला स्टेशन पे आके रुक जाती थी, जी वो जी, आई8 मैं पे था, वो जी आई8 से आगे कोई स्टेशन नहीं था। जी, ये भी एक था। दूसरा एक और जो बात इस वक्त जो बहुत अहम है, एक तो यहाँ जिस तरह अभी अनवर इकबाल साहब कह रहे हैं, आज मुझे अभी हम बात तो कर रहे थे लेकिन पूरा 1.25 घंटा मुझे मरी रोड में घर आने पे लगा। मैं कुछ वो साइड पे लालाजार साइड पे गई हुई थी और G8 में मेरा घर है, तो पूरा जो है 1.25 घंटे के दरमियान मैं पहुंची हूँ। अच्छा, इसमें आपको पता है कि पिंडी में मेट्रो भी है, पिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन मेट्रो में वो इस तरह नहीं मेरा ख्याल में काम होता। सब लोग जाहिर है कि अपनी गाड़ी वाली जो बात है, एक बंदा एक गाड़ी वाली जो बात है, हम लोग हमेशा ये सोचते रहे। और पहले तो ये था क्योंकि हालात इस मुल्क में बहुत अच्छे थे तो कोशिश करते थे कि शेयर कर ले, लेकिन अब ना तो शेयर कर सकते हैं, हालात ही ऐसे नहीं है। आप ना किसी को लिफ्ट दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो अब एक शख्स एक गाड़ी वाली बात हो चुकी है। बिल्कुल सही अब है। इस वक्त अगर आप ये देखें, मेरा ख्याल है कि मेट्रो बनाने के बाद जो कहा जा रहा था कि शायद सड़कों का रश कम होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि ज्यादा हो गया। उसकी इसी दौरान जो है गाड़ियों की तादाद ज्यादा हो गई। और हमारे यहाँ आपको पता है कि जो क्रेडिट पे गाड़ियां, जो बैंक्स की तरफ से गाड़ियां जो थी, जो महीना माहाना एक साथ पे जो गाड़ियां थी, सेम मोटर बाइक्स हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि इस शहर में वो एक उस फिगर आए थे कि गाड़ियों से कितने गुना ज्यादा मोटर बाइक हो गई हैं। बहुत कम किस्तों पे, या बहुत कम जो है, एक आम शख्स भी, बहुत जो दिहाड़ीदार है वो भी उसको अफोर्ड कर रहा है वो किस्तों पे मोटर बाइक लेने का। अब ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ प्रॉब्लम आ गया है। और सड़क, आपको ये पता है कि कोई पैलेट सड़क नहीं है। मरी रोड जो है वो एक वाहिद सड़क है जिस पे आते हैं, उसी पे आपको आना है। अब अगर एयरपोर्ट वाली साइड से आते हैं तो जाहिर है कि वो एक बिल्कुल अलग दूसरी साइड बन जाती है। या एक साइड ये भी आ चुकी है जो पेशावर रोड से आती है, एक उस पे श्रीनगर रोड जिसको आप कहा गया है, वो भी आगे जाती है। लेकिन वहां भी अगर आप ये देखें तो इस कदर रश है कि वहां भी आप नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि एक तो प्लानिंग इस कदर नाकिस है, इतनी नाकिस प्लानिंग है। अब ये भी तो देखना चाहिए ना कि अगर आपकी कैपेसिटी या सड़कों की चौड़ाई या सड़कें कितनी है कि उतनी गाड़ियां हों। ये तो अनवर इकबाल साहब इस हवाले से बात करेंगे कि ये भी एक जायजा जरूर होना चाहिए। जी अब एक जगह जो है जिसकी सड़क सिंगल सड़क है, वहां आपकी अगर डेली 10,000 गाड़ी आती है तो नेचुरली वो तो ब्लॉक होगा। अभी आप ये देखें, एक जो बहुत अहम है, स्कूल्स की छुट्टियां, स्कूल जिसकी वजह, एक ये भी बहुत बड़ा होता है, स्कूल खुले हों तो उसमें कई गुना मजीद इजाफा हो जाता है रश में। या इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अभी भी काफी ज्यादा लोग जो है, बहुत से दफातर में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वर्क फ्रॉम जो है वो उसकी वजह से भी अभी है। लेकिन इसके बावजूद जितनी ज्यादा तादाद में हो गई है, फिर एक हमारे यहाँ मुझे क्योंकि अभी फील हो रहा है कि फैजाबाद पे कुछ था,
आई डोंट नो, चलें क्योंकि वो गाड़ी उसके ऊपर बात करते हैं। बात ये यहाँ पे वो तो हमने ऐसे आपसे देरी की वजह पूछ ली लाइट थी, में लेकिन ये वाकई ये तो बड़े संजीदा मसाइल हैं। और मुझे भी यही लगता है कि जिस तरह अनवर इकबाल साहब ने कहा कि वहाँ पर रेलवे के खिलाफ बहुत सारी रिश्वत दी गई ताकि उनकी गाड़ियाँ जो हैं, और ये जो कंज्यूमर बैंकिंग शुरू हुई है ना, और उसके पीछे और फिर बसों का ना होना और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मास ट्रांजिट स्कीम्स जो थी वो सारी एक तरफ कर दी गई। तो लगता है कि यहाँ पर भी जो पब्लिक ट्रांस ये प्राइवेट गाड़ियां मुनीर साहब, बनाने मैं वाले आपको थे, इंटरप्ट करूं? इन्होंने कोई कार्टेल बना के कंज्यूमर बैंकिंग को प्रमोट किया है। जी अनवर इकबाल साहब। मैं इंटरप्ट करूं, आपको याद होगा हमारे एक वजीर रेलवे थे, वो मरूम का इंतकाल हो गया, उनका नाम नहीं लेता मैं, लेकिन उन्होंने कहा था बाज़ाब्ता कि क्या जरूरी है कि हर मुल्क में रेलवे हो, पाकिस्तान में रेलवे नहीं होगा तो क्या होगा। और उसकी वजह ये थी कि खुद वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, सही। आपको याद होगा उन्होंने बयान हाँ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये और हमने देखा है कि बहुत सारी ये जो कंज्यूमर बैंकिंग वाला जो मसला था ना, जिसमें पर्सनल लोन्स दिए गए, गाड़ियां दी गई, कार्ड्स दिए गए, उस कंज्यूमरिज्म की वजह से भी हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डेवलपमेंट इंडेक्स में 157 नंबर पर है, यानी अफ्रीकी मुल्कों के आगे पीछे। और कंज्यूमरिज्म में पाकिस्तान टॉप 10 में है, हालांकि डेवलपिंग कंट्री है। तो कंज्यूमर बैंकिंग के जरिए से पाकिस्तान के हर इंडिविजुअल को ट्रैप किया गया। और जाहिर है कि ये भी कोई कार्टल होगा, कोई चीज होगी, जब इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च होगी तो बहुत सारे ऐसे मसाइल जरूर निकलेंगे। जैसे अभी अनवर इकबाल साहब ने कहा कि साबिक वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि जरूरी है कि रेलवे हो, तो ये भी एक बड़ी सूरत हाल सामने आती रही है। लेकिन हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी और मुनीर साहब, अभी अभी जो मौजूदा वजीर हैं, उन्होंने कराची सेक्टर रेलवे के हवाले से कहा कि ठीक है हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ अरसे में रेलवे दुनिया से खत्म हो जाएगी। हाँ, उन्होंने हाँ, कहा कि उन्होंने हम बंद कर देते हैं। मतलब ये सारे लोग अगर मिलकर मास ट्रांजिट के खिलाफ हैं। अभी हाँ जो मेट्रो बस सर्विस शुरू कर दी गई, उसके खिलाफ भी आपने देखा होगा कैसे प्रोपेगेंडा होता है कि इसे बहुत सब्सिडी देनी पड़ती है और ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। तो उस दिन एक जगह पे मैं बात कर रहा था, मैं कि यार अगर सब्सिडी आप दे रहे हैं तो सब्सिडी खत्म कर दें। जिस बंदे ने 500 रुपए लगा के पिंडी से या 700 रुपए लगा के पिंडी से इस्लामाबाद आना है, उसको अगर आप उसको 50 रुपए या 100 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसे 100 रुपए का टिकट उसे आप लें, तो वो 700 रुपए लगाने के बजाय 100 रुपए में भी वो आ जाएगा। अगर आप 20 बिल्कुल आ रुपए का जाएगी। टिकट दे रहे हैं तो 50 का कर दें, 70 का कर दें। लेकिन ये आप इसको बंद करने और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें। तो ये भी एक सूरत हाल होती है कि अगर एक पॉलिटिकल रिजीम एक काम करके गई है तो दूसरी गवर्नमेंट उसके खिलाफ चल रही होती है। तो हाँ इस हाँ, ये ये भी तो एक होता बड़ा है, अजीबोगरीब रवैया है पाकिस्तान में, ये भी बड़ा एक अजीबोगरीब रवैया है। शुरू से है, शुरू से है। और मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा अच्छा, एक अब थोड़ा सा अनवर इकबाल साहब आगे चलते हैं। एक बहुत अफसोसनाक वाकया जो है मच कोयला की कान जो है वहां पर हुआ। वहां से जितने कारकुन थे उनको वहां से निकाल के पहाड़ की दूसरी तरफ ले जाके मार दिया गया। 11 जो हैं वो मौके पर ही वो फौत हो गए और बाकी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। और इसके ऊपर हजारा बरादरी एक बार फिर सड़कें बंद करके एहतजाज कर रही है। ये एक जो सूरत हाल है, मीडिया ने इसको काफी छुपाने की समझ लो कोशिश की, या इसको अंडरमाइन करके हजारा बरादरी का नाम आई डोंट नो किस वजह से नहीं लिया जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसे ही बिल्कुल जुमला मोतरजा के तौर के ऊपर हजारा बरादरी का कहीं एक जिक्र आया तो ये पता चला कि वो जो कारकुन थे वो सारे हजारा बरादरी से ताल्लुक रखते थे। और उनको ले जाके ये कत्ले आम जो है एक तरह का, मैं इसको कत्ले आम कहूंगा। ये दहशत गर्दी का वाकया नहीं है। दहशत गर्दी का वाकया वो है जिसमें मुख्तलिफ कौम के लोग किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर मारे जाएं। कारकुनों ने, गरीब लोगों ने किसी दहशत गर्द का क्या बिगाड़ा हो सकता है, या उससे किसी हुकूमत से उनको क्या फायदा हो सकता है। ये बराह रास्त I must say it is not terrorist activity, it is target killing. अनवर इकबाल साहब, ये वक्त के साथ साथ चीजें बढ़ती जा रही हैं। पहले दरमियान में रुक गई थी, फिर ये शुरू हो गई हैं।
कहीं पे इसके ऊपर फुल स्टॉप लगता नजर नहीं आता। ये कैसे इसको रोका जा सकता है? मुनीर साहब, इसको रोकने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हमें अपनी सोच में बुनियादी तब्दीलियां लानी है। ठीक है, उसकी कोई कोशिश ये जो चीज है ना, ये जो मजहबी मुनाफरत और तासुब, उसका फायदा उठाते हैं दहशतगर्द हो या कोई भी लोग हो, टारगेट किलर्स हो। मजहबी मुनाफरत एक बीमारी है, जिस तरह चेचक बीमारी होती है, जिस तरह कोविड-19 है, जिस तरह की चीजें हैं। और दुनिया ने बहुत सारी बीमारियों का, देखें, चेचक, हैजा, मलेरिया, इन चीजों का इलाज ढूंढा और उन पर कंट्रोल किया, उनको बीमारी के तौर पे ट्रीट करके। अच्छा, बीमारी जो होती है वो जो है, उसमें ये नहीं कहा जाता कि बाज चेचक अच्छे हैं, बाज चेचक बुरे हैं, बाज हैजा अच्छा है, बाज हैजा बुरा है। वो बीमारी सारी की सारी बुरी होती है, उसका खात्मा किया जाता है। खात्मा किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल नहीं, रेडिकेट किया जाता है स्प्रे करके मुख्तलिफ तरीकों से, ये वो। तो ये जो मजहबी मुनाफरत की जो बीमारी है, उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी इस तरह की कि मजहबी मुनाफरत को बिल्कुल खत्म किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ माफी किसी भी हुकूमत ने आज तक इस पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि होता ही है कि हम अपनी सियासत में भी, आपने देखा होगा कि जो न्यूट्रल लोग हैं ना, वो वोट मांगने जाते हैं तो उसमें और चीजों के साथ साथ जो अपना को सेकुलर कहते हैं, वो भी अपना मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, भाई मैं फला फिरके का हूँ, तुम भी इसी फिरके को मुझे वोट दो। ठीक है ना? इस पे मुकम्मल तौर पे आपको इसका खात्मा करना पड़ेगा। आपको एहसास होना चाहिए कि मसलन हजारा बेचारे वो इसलिए टारगेट हो जाते हैं कि उनकी शक्ल जरा मुख्तलिफ है, और सबको पता है कि ये शिया होते हैं, लिहाजा इनको टारगेट कर लो, आसानी से टारगेट बना लो, जो भी मैसेज देना हो दे दो। और इसमें मैं ये भी, जो हुकूमत का एक कहना है, उसको भी मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि इसमें गैर मुल्की हाथ तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। लेकिन अगर वो भी है तो वो भी जिम्मेदारी हुकूमत की इसको कंट्रोल करना। तो उसमें हमें मिन हासिल कौम सबको उठ के मजहबी मुनाफरत, मजहबी तासुब का खात्मा करने की जद्दोजहद शुरू करनी है। जो मैं अफसोस के साथ, मुझे लगता है, आप रहते हैं मुल्क में, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, मुझे लगता है कि ये जद्दोजहद शुरू भी नहीं। फौजी शाह साहब, तदारुक के क्या नहीं, इकदाम हो सकते हैं? कि मजीद मुनाफरत तो एक तरह से ये मौजूद है, लेकिन अगर वही मजहबी अकलियत, जैसे अगर मैं लफ्ज अकलियत बोलना भी पड़ता है हमें, अगर वो भी आगे से मुसल्ला होकर आपके जत्थों के ऊपर जो उनकी शक्ल से मुशाबे नहीं है उनको मारना शुरू कर दें, तो किस कहां पे जाएगी ये खाना जंगी की कैफियत? मुनीर देखिए, एक तो इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाक़ई जो है, इसकी नोयत अगर देखें तो जिस तरह मारा गया है, ये सिर्फ एक कोई गोली से निशाना बना के नहीं मारे गए, तशद्दुद के साथ मारे गए हैं। अब कुछ फुटेज कल मेरे पास आई, मैं तो देख नहीं सकती, मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कहीं कोई तस्वीर में ब्लड या ऐसी कोई चीज़ हो तो मेरी साइकी है कि मैं नहीं देख सकती। तो लेकिन ये है कि एक लम्हे को जो सामने तस्वीरें मेरे सामने आई हैं, जो क्लिक करते हुए, वो मुझे फौरी तौर पे 16 दिसंबर का जो एपीएस का वाक़या था, उस नौइयत की वो मुझे फ़ील हुआ। मैं ये समझती हूँ कि हज़ारा के जो ये लोग हैं, जितने पुरअमन ये लोग हैं, मेरा इनसे जितने भी वास्ता पड़ा, ये बहुत ही जिनको कहना चाहिए, अगर मासूम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो भी गलत नहीं है। बहुत ज़्यादा अमन पसंद लोग हैं। अकीदा उनका क्या है, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है और किसी को भी नहीं होना चाहिए। और ये जो मज़दूर लोग होते हैं, ये बेचारे तो वो लोग हैं कि जिन्होंने आज काम किया है तो रात जाके अपने घर वालों को दो, जो भी है, सूखी दाल रोटी खिला लेंगे। इनका कोई और इंटरेस्ट भी नहीं होता। और कान में काम करने वाले जो लोग होते हैं, इनका एक मिजाज ऐसा होता है, जो मेरे ख्याल में आप भी और अनवर इकबाल भी इस चीज़ को समझेंगे, कि वो कान के अंदर रहते हुए बिल्कुल उसके हो जाते हैं। बाहर की दुनिया से उनका यूजुअली ताल्लुक नहीं होता कि वो किसी नेगेटिव एक्टिविटी में हो। और वैसे भी हज़ारा के हमने मुस्तकिल देखा है, और बलूचिस्तान में एक तवील अरसे से हज़ारा जो शिया हैं उनको टारगेट किया जाता है। अब सिंपल सी बात ये है, मैं बिल्कुल अनवर इकबाल साहब की बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि कौन से सेंटिमेंट्स हैं और कौन है जो ये प्रोवोक करते हैं किसी भी बारे में। हम तो अभी चंद दिन पहले जो है एक मंदिर जलाए जाने पे दुख का इजहार कर रहे थे,
लेकिन ये तो आपके जो है हजारा के जो शिया हैं वो तो मुसलमान भी हैं। अकीदा किस कुछ भी हो सकता है, इसमें हमारा कोई वो ताल्लुक नहीं है। या कोई शख्स जो है उसका जो एक घर में पैदा हुआ है उसका वो चलता रहता है, उसके कोई खुद उसने कोई बाय चॉइस नहीं होता ये मजहब का इख्तियार करना। तो ये इस किस्म के जो लोगों को टारगेट किया जाता है, फिर मुझे जो ज्यादा अफसोस होता है, जितने भी इनके वाकयात हुए माजी में भी हमने देखा कि इनका एहतजाज वो जो भी डेड बॉडीज सामने रख के इन्होंने एहतजाज हमेशा किया है। लेकिन फिर हुकूमतों की जो बेहिसी है उस पर भी मुझे दुख होता है। आज ये हुकूमत है, पहले दूसरी हुकूमत थी, वहां भी इसी किस्म की इसी नोयत के वाकयात हुए, अभी भी ये इसी नोयत के वाकयात हुए। तो ये जिम्मेदारी किसी को तो लेना पड़ेगी ना। यही अब छोटी सी बात देखें कि इस्लामाबाद में एक वाकया होता है, एक 2 रोज कबल जो एक नौजवान बच्चा मार दिया गया है, जिम्मेदारी नहीं लेनी। अब जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, रियासत की जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, किसी को भी अमन, चैन, सुकून, तहफ़्फ़ुज़ जो भी है सिक्योरिटी फराहम करना उसकी जिम्मेदारी है। और उसके रियासती जो इदारे हैं उन पे मजीद जिम्मेदारी होती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। क्या ये कोई रातों रात वाकया तो नहीं हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं प्लान्ड होगा। जिस तरह असला था, जिस तरह मारा गया, जो कुछ भी किया, मैं नहीं समझती कि किसी उठे और 8-10 लोगों को ले गए और उन्होंने वहां खड़ा करके तो मार दिया। ये नहीं है, ये बाकायदा कहीं प्लान्ड होगा। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारी चाहे सिविलियन है चाहे वो आर्मी की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ऐसे अनासिर को भी नजर में रखें। और क्या वाकया हुआ है क्या नहीं हुआ, इसके उनके उनके हवाले से उनको इल्म भी होता है कि कहाँ कोई खिचड़ी पक रही है। कहीं ना कहीं तो प्रोवोक किया होगा ना। मैं ऐसे नहीं हो सकता कि आपने अभी कोई अब्रप्टली जो है बैठे बैठे प्रोग्राम बना लिया, आपने जाके मार दिया। ये प्लानिंग का एक होता है, तरीका होता है। इसके पीछे जिस तरह अनवर इकबाल साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर हम बैरूनी अनासिर भी हों तो बैरूनी अनासिर पे नजर रखना, क्या कलबोशन के लिए वकील बार बार फराहम करने के लिए हम तैयार हैं, तो क्या बैरूनी अनासिर पे मेरी जिम्मेदारी है या किसकी जिम्मेदारी है? उनकी ही जिम्मेदारी है ना, जिनके बारे में बात कर रही हूँ, कि चाहे वो सिविलियन इंटेलिजेंस है, चाहे वो आर्मी इंटेलिजेंस है, चाहे कोई भी है। अब ये अमन अमान के जो इदारे हैं, अगर आप इनका बजट देखें, इनकी जो भी इनका सूरत हाल देखें, तो किसकी जिम्मेदारी है? फिर मुझे दुख से कहना पड़ता है, हमें माजी को भी याद रखना होगा। बहुत से वाकयात बांग्लादेश में भी होते थे, बहुत से वाकयात इसी तरह लाशें जो हैं वो मिलना, इसमें और जो उसके नताइज क्या निकलते हैं ये हमें नजर बहुत बहुत गौर से इसको देखना चाहिए। और इसको सिर्फ ये नहीं है कि 10-11 लोग नहीं होते, एक शख्स का भी जो कत्ल होता है वो पूरी कौम के लिए बदनामी का ना सिर्फ बाइस बनता है। और इस मजहबी मुनाफरत में मारा जाना जो है, पहले ही आप दुनिया में, पूरी दुनिया में हमने ये देखा कि कोई कभी इस्लामोफोबिया ले लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो पहले ही आप दुनिया में किस मुकाम पे खड़े हैं। अगर इस किस्म के वाकयात होते हैं, आप इससे तो बहुत फौरी तौर पे, यहाँ कोई हम जाके अगर फर्ज किया, हम थोड़े से लेफ्ट सोच के लोग हैं, फर्ज किया कि हम लेनिन की कोई तकरीब कर लेंगे, वहां तो आपकी पूरी एजेंसीज खड़ी हो जाएगी। उससे आपका चेहरा मसख नहीं होता, उससे आपके चेहरे में एनलाइटनमेंट का तासुर मिलता है। ये चेहरे मसख होते हैं जब आप इस तरह की चीजें करते हैं। अच्छा, तो बहरहाल मैं ये समझती हूँ, इसी के साथ मैं जरूर इस्लामाबाद का भी जिक्र करूंगी, इसलिए कि वो भी एक बदतरीन वाकया था। 22 साल नौजवान को 22 गोलियां मारी गई और फ्रंट से मारी गई, 22 गोलियां मारी गई, फ्रंट से मारी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मुझे जो दुख हुआ, आपके पहले ये इन्होंने रेलवे तो तबाह की थी, आपके रेलवे मिनिस्टर थे, अब इंटीरियर में आ गया, पता नहीं इनका क्या एजेंडा है। वो जाके ये कहते हैं हमारा बंदा था इसलिए मैं आ गया। ये क्या कहना चाहते हैं आप? एक कौम का, एक मुल्क का शहरी जो है वो किसका बंदा है? मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी का है, मुस्लिम लीग का है, पीटीआई का। हमारा बंदा है तो इसके लिए आप चले गए, और जी हमारा बंदा था मर गया। आप मर गया, उससे वालदैन से तो पूछे ना कि उसका क्या नुकसान हो गया। 20-21-22 साल का नौजवान आपने 20-22 गोलियां मार के, उसकी माँ के एक कहीं चोट लगती है ना, हम भी, मैं भी मदर हूँ, आप बाप हैं, आप भी जानते हैं, बच्चे की एक छोटी सी उंगली पे कट लग जाता है तो जान निकल जाती है।
बेशक बेशक। अच्छा चलें वापस आते हैं। ये तो अनवर इकबाल साहब बिल्कुल ऐसे लगता है कि एजेंसीज का टोटल फेलियर है। हुकूमत का फेलियर तो जाहिर है कि और बड़े, लेकिन जो एजेंसीज जिनके ऊपर इतना पैसा लगाया जाता है, इतनी ट्रेनिंग्स की जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है। अगर इसको हम सूबों पे ले जाएं, जिसका मतलब ये है कि जो सूबाई एजेंसीज हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली वो एजेंसीज हैं, उनका भी फेलियर है। मतलब क्या इतना बड़ी स्टेट को बगैर एक विजिलेंट एजेंसीज के आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब? हम देखिए, हैरत ये होती है कि ये बड़ा आसान है, क्योंकि हजारा जो है पूरे मुल्क में फैले हुए नहीं हैं कि आप जगह जगह जाके फौज या पुलिस लगाएं और एजेंसीज के लोग लगाएं, उनकी हिफाजत करें। तो वो एक जगह कंसंट्रेटेड है, एक कोने में रहते हैं, और ऐसी जगह रहते हैं जो उसकी पूरी आबादी दूर से नजर आती है, ठीक है, और वो एक तंग सी सड़क है जिससे गुजर के उनके इलाके में जाना पड़ता है। तो ऐसे इलाके की हिफाजत तो करना तो आसान काम है और आसानी से की जा सकती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी एजेंसीज हों, हमारी पुलिस हो, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी हों, वो क्यों हजारा इलाके की एक तो ये कि हिफाजत नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि आज का प्रॉब्लम ये इतना पुराना प्रॉब्लम है, तो इस पे इसके कई मुस्तकिल बुनियाद पे क्यों नहीं कोई फैसला सोचा गया। मिसाल के तौर पे वहाँ उसके आबादी के इर्द गिर्द आप पैरामिलिट्री का कोई कैंटोनमेंट बना दें जो वहां से गुजर ही ना सके कोई, ठीक है, और एक रास्ता हो जिससे सिर्फ हजारा गुजर के जा सके और वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हो, तो उसको इस तरह का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया सकता है। मगर ये तो इंतजामी मामला है, लेकिन सिर्फ एजेंसीज की बात नहीं है, सिर्फ फौज और पुलिस की बात नहीं है। बात यह है कि एज अ कौम भी हमारा फेलियर है। हमारे यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि हमारे मुनाफत जड़ पकड़ गई है, और लोग जो हैं, अगर मुखालिफ फिरके का कोई शख्स इस तरह मारा जाए तो इस तरह रिएक्ट नहीं करता जिस तरह उनको रिएक्ट करना चाहिए। आम आदमी को अफसोस जरूर होता है, लेकिन उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अफसोस काफी नहीं है, उसको रोकथाम की कोशिश भी अवामी सतह पे होनी चाहिए, अवाम के अंदर इससे रिएक्शन आना चाहिए। और आपने देखा होगा आज तक इतनी दफा हजारा कत्ल हुए बेचारे, और उनके लिए कोई भी बड़ा रिएक्शन कहीं भी, मसलन जो बड़े जो तबके हैं मजहबी, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। बहुत बड़े बड़े लाखों अफराद के जुलूस निकलने चाहिए थे। तो हमारे कौम की भी फेलियर है। और कौम का हाल क्या हो गया मनी साहब, आप बात जाए तो हमने 70s 80s में वो दिन देखा है जो पाकिस्तान एक दुनिया की जो मिडिल इनकम मुल्कों में समझा जाता था और बाइज्जत मुल्कों में समझा जाता था, जहाँ मैंने फ्रांस में, मैंने बरतानिया में, मैंने मिडिल ईस्ट में देखा कि पाकिस्तानी की इज्जत होती थी। और अब आप ये देख लें कि इस वक्त प्रॉब्ली मोस्ट अनवांटेड नेशन है। आप जरा देखें तो यहाँ से लोग जो डंकी लगा के जाते हैं, वो देखें, उनके हाल देखें। हर जगह, हर सरहद पे मुझे अफसोस होता है, उनको लोग रोकते हैं, दोस्त मुल्कों भी रोकते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज उनकी जो पुलिस है इस बुरी तरह मारती है, उनकी हड्डियां तोड़ी थी, वो मर जाते हैं, उनकी लाशों को सड़कों पर फेंक देते हैं। यानी आप ऐसी कौम बन गए हैं जिसको कोई चाहता नहीं है, जिसको जो जहां चाहे मार देता है, मारता पीटता है, जेल में डाल देता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये आपको ये सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, हमने कहाँ पहुंचा दिया कौम को कि आपकी पूरी कौम अनवांटेड होगी। इस पे कोई सोच है? कहीं सोच? बिल्कुल। अब कल नेशनल प्रेस क्लब के सामने 22 साल नौजवान जो इस्लामाबाद में, जिसको रात को गोलियां मार के उसको मार दिया गया, उसके जो फैमिली के लोग थे और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग और बहुत थोड़े से थे जिन्होंने जो एहतजाज कर रहे थे, और उसके फैमिली ने कहा कि हमें पता है कि कुछ नहीं होने वाला, हम सिर्फ आवाज उठा रहे हैं कि आवाज उठानी चाहिए। ये स्टांस था मरने वाले लड़के के फैमिली के मेंबरान का ऑन रिकॉर्ड। अब अच्छा। ये सूरत हाल फेडरल कैपिटल के अंदर है कि जहां पे पुलिस ने एक बच्चे को मार दिया और उसके फैमिली वाले कहते हैं, उसके खानदान के लोग, कि हमें पता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आवाज उठाना चूंकि फर्ज है इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। ये सूरत हाल है नमर इकबाल साहब, ये इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पुलिस है ना, वो इसका रवैया ये है कि वो समझती है इसके पास क्योंकि बंदूक है तो किस लिए दी, अगर इस्तेमाल भी ना करे तो क्या फायदा। यानी आपको लेकिन याद होगा इसमें कि एक दफा वो एक शेर जो है
वो जो था व्हाइट लेपर्ड था, जो कि बड़ा रेयर होता है, वो याद है, एक हाँ शख्स उसको ऊपर मार में दिया। किया था, और पुलिस वाले की, और वो लाहौर जू से रास्ते गए, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं और उसको पकड़ के हम जंगल में छोड़ देंगे दोबारा है। और वो वहां से चल पड़े थे लाहौर से, और शेर सोया हुआ था, तो जिस पुलिस वाले की ड्यूटी लगा गई थी उनमें से एक साहब ने ये किया कि यार ये बड़ा अच्छा मौका, मैं शेर मार खान बन जाऊं, शेर शाह मैं बन जाऊं, तो वो बंदूक लेकर उन्होंने सोए हुए शेर को गोली मार। तो ये जो उनका है ना, ये कंसेप्ट, ये उनको मुझे एहसास ना पड़ेगा। अनवर इकबाल साहब देखें, जी एक जो बहुत मुझे जो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, दो चीजें जो है वो बहुत संजीदा थी। एक तो ये है कि फौरी तौर पे बहुत अच्छा हुआ कि जी वो 5 जो पुलिस वाले थे या उसके एंटी टेररिस्ट वाले या जो भी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, चले बहुत अच्छा हो गया। आपके यहाँ तमाम जो वो हैं सियासतदान हैं, बहुत लोग जो हैं उनको हथकड़ियाँ लगा के जेल में पेश किया जाता है, लेकिन वो पांचों के पांचों जिन्होंने उन्होंने डायरेक्ट फायर किए, कोई हथकड़ी नहीं थी, और फिर उनको उन्हीं के जो है ना पेटी भाइयों के हवाले कर दिया गया, और बड़े इत्मीनान से 5 दिन के लिए उनको उनके पास कर दिया गया। वो तो ना जाहिर है, वो कोई तो शो ही है, कुछ दिन बाद रहा भी हो जाएंगे और बहाल हाँ भी हो वही जाएंगे। वही मैंने कहा ना, नहीं उससे रवैये से फिर जो जेआईटी बना दी गई है, आपने पता नहीं नोटिफिकेशन दिया है, इस कदर जहालत है, 1 साल पुरानी तारीख डाली गई है। और पता नहीं आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं, वो एक बहुत बड़ी वो है, पता नहीं 12 जनवरी 2020 में कोई वाकया, और उसमें जो तारीख जो है वो भी 2020 की डाली गई है, 2021 का वाकया है, और ये ऑफिशियल जो स्टेटमेंट वो उनका जीआईटी का जो, क्या चोरी की थी इसने बच्चे ने? पता नहीं क्या था जी, हमें तो अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चल सका। वो ये कहते हैं कि पुरानी वो आजकल शायद, तो वही चरस डाल दो, चोरी का इल्जाम डाल दो, हम्म, पिस्तौल डाल दो। हाँ ये अच्छा उन्होंने ये कहा कि गाड़ी से फायरिंग की गई, कोई प्रूफ नहीं मिला, कहीं उसके पास कुछ नहीं था, और फायरिंग की गई तो ये सामने से आके उन्होंने कैसे गोलियां मारी, नहीं, और कोई उसको तो टारगेट बंदूक बस्ट भी नहीं मिली इन्होंने थी, कुछ किया। भी मिली थी। नहीं मेन तो चीज होती है वो ही, मतलब वो टारगेटेड जो है ना उसको मारा गया है। इनिशियल टायर बस्ट किया इन्वेस्टिगेशन जाता है अगर कोई भाग रहा है, कुछ हो रहा है, तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि शायद उसकी गाड़ी के पीछे कोई ब्लैक शीशा लगा था, पता नहीं, ये मेरे शीशा ब्लैक नजर ये, आ रहा था, हाँ। हाँ जी, तो ये बहरहाल ये देखिए। है कि ये पीछे से अगर भाग रहा था, अगर कोई फायरिंग करता तो पीछे से करता ना, वो तो आगे से आके सारी सूरत हाल, पीछे तो किसी जगह पे कोई गोली वोली कोई ऐसी नहीं, और फ्रंट डोर से बिल्कुल होते साइड के उन्हीं पे वो लगी हुई थी। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल इंतहाई खराब है और तशवीशनाक है, इसलिए बिल्कुल। कि अगर हम दुनिया में मुख्तलिफ तरह के, जहाँ पे खाना जंगी शुरू हुई, जहाँ पर लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया, अफ्रीका के 7 मुल्कों में बार बार मिसालें देता हूँ कि वहां पर शुरू में सूरत हाल ऐसी ही थी, जो जिनके पास इख्तियार था वो जुल्म और ज्यादती करते रहे, और ऐसी सूरत हाल हमने बांग्लादेश में भी देखी, जिसको हम किसी जमाने में मशरकी पाकिस्तान कहते थे। तो जब जुल्म बढ़ता है तो फिर एक वक्त के बाद जो है खाना जंगी की जो सूरत हाल है उसका बनना बहुत जरूरी हो जाता है, और वहां पे फिर जो बेख्तियार लोग हैं वो इख्तियार वालों को फिर मारना शुरू करते हैं, और फिर इख्तियार वाले बेख्तियार वालों को तो मार ही रहे होते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल, एक अजीबोगरीब मुआशरे की तरफ हम दानिस्ता तौर पर बढ़ रहे हैं या नादानिस्ता, जो भी है ये बहुत खतरनाक है। और इस पे जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे दानिश्वर हैं, जो हमारे समाज के कर्ता धर्ता हैं और जिनके पास इख्तियार है, उनको एक दफा जरूर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिनों हम सेनेट के ऊपर बात की थी, ओपन बैलेटिंग के ऊपर। तो हुकूमत की तरफ से एक रेफरेंस जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया था, वो फाइनली टेकअप कर लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वफाकी जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो प्रोविंशियल अटॉर्नीज हैं उनको नोटिस इशू किया है, ताकि वो अपना मौकफ इस हवाले से दे सकें। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज डिक्लेयर है और सब सारे माहिरीन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और ये सारी चीज़ों के, दे एग्री ऑन वन पॉइंट कि ये पहली बात तो ये है कि इलेक्शन वक्त से पहले नहीं हो सकते, दूसरी बात ये है कि ओपन बैलेटिंग से नहीं हो सकते, उसके लिए आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और चाहे वो इलेक्शन एक्ट
जो भी था उस दिन हम बात कर रहे थे उसके ऊपर करना पड़े, या आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में करना पड़े। तो ये मतलब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको उठाएगी ना अनवर इकबाल साहब? तो क्या सूरत हाल जी? देखें, ये तो खैर, ये तो इसको मैं कोई बुरी बात नहीं समझता कि इस तरह के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो, गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इस तरह के बड़े मसाइल पे गौर खौस के लिए होती है, और दस्तूरी मसाइल की जो गुत्थी होती है उसको सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाती है। और अगर हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत की ख्वाहिश है कि वोटिंग पैटर्न में चेंज किया जाए, और उसको अगर अपोजिशन समझती है कि ये गैर आईनी है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है। असल में बात यह है कि जो आईनी तब्दीलियां होती हैं, जो प्रोसीजरल चेंजेस होते हैं, तो कोई बुरी चीज नहीं होते। मसला ये होता है कि नीयत साफ होनी चाहिए। हमारे यहाँ नीयत साफ नहीं होती। हमारे यहाँ जब भी कोई भी प्रोसीजरल चेंज लाया जाता है तो वो लाया जाता है अपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए। जो भी पावर गवर्नमेंट होती है, फिर अपोजिशन उस मुताबिक रिएक्ट करती है, तो अच्छी चीजें भी बुरी हो जाती है। मसलन मैं ये नहीं समझता कि ओपन वोटिंग बुरी चीज है। ओपन वोटिंग खुलेआम होने चाहिए और टीवी पे दिखाई जानी चाहिए। इसका सारी दुनिया में होती है, पता होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। यहाँ तो पता है कि जो कमेटी की कार्रवाई होती है अमेरिका में, वो भी ऑन एयर होती है। और जो कंफर्मेशन हियरिंग होती है, जो हमारे यहाँ कंसेप्ट भी नहीं है, कि कंफर्मेशन हियरिंग होती है और सारी ऑनलाइन जो ऑन एयर होती है, यानी पूरी दुनिया देखती है इसको। तो ये ओपननेस अच्छी चीज है, मगर ओपननेस इस इरादे से लाई जाए कि उसके जरिए माशरे को रिफॉर्म करना है तो अच्छा होता है। अगर ओपननेस इस इरादे से लाई जाए कि एक और हथकंडा हो हुकूमत वो अपोजिशन को कंट्रोल करने का, तो गलत है। तो हमारे यहाँ तो मसला सारा ये है कि हम देखते चले आ रहे हैं गुज़श्ता 70 साल से हर मूव का मकसद होता है हुकूमत वक्त को की तरफ से अपोजिशन को कमजोर करना, और इसलिए वो सारे इकदाम नाकाम हो जाते हैं। जी फाजिल शाह साहब, पिछली दफा जब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, जब अटॉर्नीज का मौकफ आएगा सूरत हाल, तो क्या हमारी अदालतें अब इतनी स्ट्रांग हैं कि वो नजरिया जरूरत का जो फार्मूला है उसको एक तरफ रखते हुए कहें कि नहीं, हमने किसी नजरिया जरूरत में नहीं जाना? क्योंकि पिछली दफा भी काफी वक्त पहले जब इस तरह के मामला आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा गया था कि नजरिया जरूरत को हमने फॉर एवर दफन कर दिया है, हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। तो क्या ये नजरिया जरूरत पाकिस्तान में दफन हो चुका हुआ है, या कहीं से फिर कहीं ना कहीं से निकल आएगा? देखिए मुनीर, मैं जाती तौर पे तो समझती हूँ, मेरा हमेशा से ये ख्याल है कि पार्लिमानी पिटिशंस जो हैं, कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसमें तो है, जायज़ है, लेकिन ये है कि पार्लियामेंट्री पिटिशंस जो है वो नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। उसकी वजह ये है कि आप अपने जो आपकी खुद ये जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामानी नुमाइंदे हैं, ये उसकी बालादस्ती के लिए वही बेहतर तौर पे जानते हैं और उनको इसका एहतराम और तकरीम करनी चाहिए। ये मेरी हमेशा से सोच है। मसलन आपको मैं एक जो जैसे जब आपको याद होगा कि ये एक पीपल्स पार्टी के दौर में एक जिसमें मियां नवाज शरीफ जो हैं वो खुद पेश हो गए थे। अगर वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के इतना बड़ा हमला था कि एक स्पीकर ने एक फैसला कर दिया है, स्पीकर का फैसला बहुत अहम होता है। आपने स्पीकर के फैसले को पार्लियामेंट में सॉरी अदलिया में क्यों चैलेंज किया? आप इदारों को जब तकरीम नहीं देंगे, सुपीरियर इदारों को तकरीम नहीं देंगे, तो आपके खुद ही मौका देंगे मुख्तलिफ इदारों को कि वो आपकी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प में बदल दें। तो पार्लियामेंट जो है एक सुपीरियर इदारा है। पार्लियामेंट जो है वो उसकी बाइख्तियार होना पार्लियामेंट का बहुत अहम है। तो मैं तो ज़्यादातर पार्लिमानी जो आती हैं पिटीशंस, इसमें इतना वक्त भी होता है। पहले ही जो है आपके पास हज़ारों पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं जो अदलिया उनको नहीं कर सकती, और आम लोगों के मसाइल होते हैं और वो हमारे केसेस नहीं लगते, और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ उस पर तारीखें पड़ती और वो होता रहता है। अदलिया में ये काम बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ बड़े बेंच बन जाते हैं, कई जजेस जो हैं वो इसमें बिजी हो जाते हैं, और अक्सर ही ये पिटीशंस जो होती हैं वो ठीक है, इनकी पब्लिसिटी बहुत होती है, हर रोज टीवी पे लाइव भी चलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक आपके पास इदारा जो है जिसको आप समझ रहे हैं कि वो फाल है,
पार्लियामेंट का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा सकता? पार्लियामेंट में आप अगर ये समझते हैं कि बहुत अहम है, आप ऑपोजिशन के साथ डायलॉग करते हुए आप उसमें लेके आए, अमेंडमेंट लाएं। आप क्या आपके लिए, आप अपनी जो कमजोरियां हैं, जो पार्लियामेंट की जो कमजोरी हैं, आप उसको दूसरे इदारे को आप खुद इन्वॉल्व जब कर देते हैं, तो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी ये जो जिस पटिशन को लेके गए हैं, बज़ाहिर अगर मुझे आप कहें तो मैं भी ये कहूंगी कि ये शो ऑफ हैंड ठीक है, जो भी हमारे मसाइल आ रहे हैं, लेकिन उस सूरत में कि पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट करे। पार्लियामेंट अगर अमेंडमेंट नहीं करती, अब अदलिया जो है इसमें, आप अदलिया किस तरह कानून बना सकती है? अदलिया सिर्फ एक वजाहत तो कर सकती है, जो कानून अगर मुबहम है, कहीं अगर कोई ऐसी चीज है, तो अदलिया का काम है कि उसके जो कानूनी पहलू या उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना जिसको कह सकते हैं, या उसकी तशरीह जिसको कहते हैं, तशरीह तो कर सकती है, लेकिन कानून की अमेंडमेंट या कानून की तब्दीली वो किस तरह कर सकती है? ये थोड़ा सा एक मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये समझती हूँ कि एक दफा फिर इन्होंने जो है उसके पार्लियामेंट की जो एक बालादस्ती के हवाले से जो भी है, और जो आप इतना बड़ा पैसा लगाते हैं, 500 बंदे आपके वहां बैठे हुए हैं, आप उनको इंसल्ट करते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बहुत अहम कवानीन अगर आ रहे हैं, पीछे आपने किया, आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी, बड़े आपने मिल बैठ के जो भी है, किसने किया क्या किया, वहां तो आपने बड़े कर लिया, अपना रास्ता तलाश कर लिया। इसी तरह और भी हमने देखा कि जो है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे, FATF के मामला जो थे या जी और दूसरे FATF के मामला थे हवाले उसके से ऊपर। वो था। तो मतलब ये है कि यहाँ क्यों नहीं, आप क्यों इसमें इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? आप नहीं वो समझ तो रहे हैं कि बहुत अच्छी, देखिए आप इसका मतलब है कि आप उधर जो सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं, इट मींस कि आप समझ रहे हैं कि ये एक अच्छा तरीका है। तो आप ऑपोजिशन से क्यों नहीं डायलॉग करते? उनसे डायलॉग करें और पार्लियामेंट में लेके आए, उस पर आप करें। तो ये जब इस तरह की, मैं जाती तौर पे अदलिया में हर केस लेके जाने की मैं कभी भी हक में नहीं हुई। जी ये जो पिटीशन हो जाती हैं, पार्लियामानी पिटीशन इतना वक्त लेती हैं, इतना उस पर वो बहस करती हैं, लेकिन सब में आखिर में नतीजा क्या होता है? वो यही कहा जाता है कि वहां से फैसला आ गया। तो जी ये जो फैसले हैं, ये हमारी तारीख में कुछ ज्यादा अच्छे नामों से नहीं जाने जाते। जी, बात को आगे, ये बिल्कुल सही बात है। ये जब FATF के ऊपर या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर अपोजिशन को एतमाद में लेके और ये फैसला पार्लियामान के अंदर हो सकता है, तो ये वाला मामला जो है इसके ऊपर हुकूमत ने अपोजिशन को क्यों एतमाद में नहीं लिया, क्यों इसके ऊपर आपस में बात नहीं हुई और इसको बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया और वहां से रेफरेंस के तौर पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। और फौजे शाह साहबा, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी, लेकिन हमने इसको पिछली दफा जब इसके मामले के ऊपर बात हो रही थी और गवर्नमेंट ने और अपना इंडिया जाहिर किया था कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे, तो तब हमने इसके ऊपर बात की थी कि इलेक्शन एक्ट 2017 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये वाज़े तौर पर इसके हवाले से तफसील मौजूद है, कहीं इबहाम नहीं है। तो के इलेक्शन ना पहले हो सकते हैं और ना हाथ उठाकर हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी 5 मामलात के ऊपर वजाहत जारी की थी। तो उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर क्लैरिटी मौजूद है और ये चीजें नहीं हो सकती। तो फिर भी जाना और अपोजिशन को इत्मीनान में ना लेना। अनवर इकबाल साहब, आप जरा इसको कंक्लूड कर दें। हम हमारी जो हुकूमतें हैं, जहां पर मामलात आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हैं या फिर TF के हैं, वहां पर तो वो आपस में मिल बैठ के बात करके मामला सुलझाते हैं। जहां पर जमहूरी रवैयों की बात आती है, उसके ऊपर पार्लियामान के लोग, अपोजिशन और हुकूमत आपस में क्यों मिल बैठ नहीं सकते? देखिए, ये मैं इस बात को बुरा नहीं समझता क्या मामला को अदलिया में ले जाएं। हर जमहूरी मुल्क में होता है, बारहा होता है। असल में सारी बात ये है कि अदारों का किरदार क्या रहा है। हमारे यहाँ बहुत शदीद जरूरत है, एक तो सबसे पहले अफराद के कैरेक्टर बिल्डिंग की, और उसके बाद फिर वही अफराद जो है
फिर अदारों के रिपुटेशन बनाते हैं। मसलन आप देखें कि इस वक्त अमेरिका में इतना बड़ा इलेक्शन डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, और इस वक्त अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में और अमेरिका की जो फेडरल जजेस हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की, क्योंकि हुआ ये कि यहाँ जो रिटायरमेंट इनके यहाँ ये 4 साल इनके हो गए, उससे पहले ओबामा के 8 साल से पहले 8 साल बुश के रहे, उसके बाद रेगन के 8 साल और फिर 4 साल सीनियर बुश के पड़ गए। तो वो जब ये 50 साल का अरसा निकालते हैं तो उसमें ज्यादा जो अरसा होता है रूल का वो रिपब्लिकन का बन जाता है। उसकी वजह से इस वक्त अमेरिकी जुडिशरी में रिपब्लिकन जजेस की अक्सरियत है, और खासतौर पर इस वक्त फेडरल कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में सदर ट्रंप के लगाए हुए जजेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और जब उनके पास मुकदमा गया सदर ट्रंप लेके, आपको मालूम उन्होंने 60 से ज्यादा मुकदमे दायर किए हैं, 60 मोर देन 60, ठीक है। और गए मसलन अभी जो 2-3 दिन पहले फैसला हुआ वो टेक्सास में के फेडरल कोर्ट में हुआ, जिसके जज को खुद सदर ट्रंप ने लगाया था। फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी अक्सरियत है, मगर उस वक्त डेमोक्रेट्स ने खदशात का इजहार किया, लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ। अदलिया सब जजेस में 60 में से बेशतर मैं ख्याल 50 के करीब मुकदमा रिजेक्ट कर दिए हैं, और बाकी भी हो जाएंगे। और सब जजेस ने ये फैसला किया, यहाँ तक कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक ने ये फैसला किया कि नहीं, जो प्रोसेस सही हुआ है, इलेक्शन सही हुआ है, और हम नहीं समझते कि यहाँ किसी मुदाखलत की जरूरत है, और ये इस इलेक्शन के रिजल्ट को माना जाए और इख्तियार जो है बाइडेन को दिया जाए। हालांकि ये सारे के सारे रिपब्लिकन जजेस हैं। तो जब आपका किरदार इस हद तक हो जाए कि आप ये समझें कि आप अदालत इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो फिर आप अदलिया के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। हर बात की छोटी सी बात अदलिया में ले जाते हैं ये लोग, और अक्सर अपीलों को अदलिया रिजेक्ट कर देती है, कभी कभी हेयरिंग भी होती है, मगर कोई नहीं कहता कि क्यों लेके गए, क्योंकि अमरीकियों को इस बात का एतमाद है कि जज रिपब्लिकन हो के डेमोक्रेट हो, वो फैसला जो है वो इंसाफ की बुनियाद पे करेगा। अब हमारे यहाँ तो मसला है ना कि हमारे यहाँ तो मुनीर नाम ने बहुत नुकसान पहुंचाया है हमें, इंडिया की रेपुटेशन को भी और पार्लियामेंट को भी पाकिस्तान में। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे जस्टिस मुनीर बैठे हुए हैं ना सर, क्या क्या ये आप बार बार मुनीर लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये मुझे कुछ ज़ुमानी इसमें से कुछ दूसरे मताले भी निकालने पड़ेंगे। बहरहाल अनवर इकबाल साहब, आपकी बात बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के मामलात बिल्कुल और हैं। हमारे यहाँ फौरी तौर पर नजरिया ज़रूरत जो है वो कहीं से जाग जाता है, और ऐसे फैसले किए जाते हैं जो कौमी जिंदगी में बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात को अगले और आखिरी मौजू की तरफ लेके जाते हैं। कुछ वक्त पहले बिटकॉइन की कीमत जो थी, बिटकॉइन की तरफ चलें कि ना चलें? अभी एक मुसल छोटी सी बात कर दूं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तानी कौम जो है लोगों को पहचानती है कि जस्टिस कॉर्नेलियस और जस्टिस क्यानी जैसे लोग भी गुजरे हैं, जस्टिस भगवान दास भी हैं, हाँ, जिनकी लोग इज्जत करते हैं। आप देख लें, तो अगर अच्छे जज हो तो लोग पहचानते भी, इज्जत भी करते हैं। भाई दुराब पटेल का नाम ना भूलिए आप। दुराब पटेल साहब, बिल्कुल दुराब पटेल, बिल्कुल तीनों गैर मुस्लिम थे। हाँ जी जी। तो चले बहरहाल इसके ऊपर अनवर इकबाल साहब, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जो है वो बिटकॉइन की बात हो रही थी, और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी अफवाहें और बड़ी सूरत हाल ऐसी चल रही थी, और आजकल भी ऐसी कोई सूरत हाल चल रही है। और मैं ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा था आज। तो कुछ साल पहले की बात है कि $1 के 22 बिटकॉइन मिल रहे थे, और अब जो रेट है एक बिटकॉइन का वो $34,000 से क्रॉस कर गया है। ये किधर को जा रही है ये क्रिप्टो करेंसी, और ये क्या फिनोमिना क्या है? आप तो एक बड़े मुल्क में बैठे हैं, वॉशिंगटन में बैठ के कुछ थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। हम तरक्की यहाँ बड़ी तशवीश पाई जाती है, और कहा जाता है कि एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी तैयार हो रही है, और उसको अमेरिका को किसी तरह उसको काबू में लाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनमें आपस में सलाह मशवरे होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से सिस्टम जा रहा है वो सिस्टम इनके कंट्रोल से बाहर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि मेरी ये फील्ड नहीं है, इस मामले में मेरी ज्यादा मालूमात नहीं है,
इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बस यही बता सकता हूँ कि यहाँ भी काफी तशवीश है इस पे। जी, फ़ाज़िल शाह साहबा, अगर उनको इसके बारे में ज़्यादा नहीं, तो मुझे तो बिल्कुल ही भी पता नहीं था। मैंने कहा कि चलते-चलते जान लेते हैं। आपको कुछ मालूम है बिटकॉइन क्या जी है और ये क्रिप्टो करेंसी का चक्कर क्या है? ये भाई मैं ये तो अमीर लोगों के मसाइल होते हैं, हमारे पास कोई कॉइन नहीं है तो आप बिटकॉइन जी शुरू जी, कर मैं भी यही कहने लगी थी अनवर इकबाल साहब ने, मैं भी यही कहने लगी थी कि हम तो सिंपल जो है, और मैं तो इकॉनमी के जो है, जैसे मैंने उस दिन भी कहा, बिलाशुबा मैंने बहुत अरसा जो है वो एक इकोनॉमिक रिपोर्टर के तौर पे बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन इसके बावजूद मैं इकॉनमी की सूरत हाल को उस तरह जानती हूँ कि एक मुल्क का जो जो शहरी है हाँ, वो हाँ, जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। बिल्कुल तो सही। मेरे तो वहां तक दायरा कार मेरा है, और मैं वहां, अगर वो सब लोग मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं तो मैं इकोनॉमी को बहुत बेहतर समझती हूँ। तो बिल्कुल ये सही। जो अगर आप आगे समझे तो मैं आप, अपने एक दोस्त को ले आऊंगा जो कि इस पे एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल सही, कल इसके ऊपर बात करते हैं। चले मैं ये वो हमें को बात थोड़ा सा इल्म ये होगा कि बड़ी ये अच्छी है बात क्या। है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। अनवर इकबाल साहब, ये अंदाजा लगाना और इसको जानना जरूरी है, ये क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है। ये दिस इज रियली आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि नहीं, कहाँ पे $1 के एक तो 22 मुनीर, एक तो बिटकॉइन। बात सामने आ रही है, जी। मैं थोड़ी सी इसमें, देखिए दो चीजें जो पैरेलल इकोनॉमी की बात की जा रही है ना, देखिए अभी तो एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो ये भी बात आ रही है, वो लेकिन वो चाइना की करेंसी के हवाले से आ रही है। और वो एक जाहिर है कि उनका, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि कल परसों हो जाएगा, कई बरस लगेंगे आने वाले में। नहीं, लेकिन मेरा जो जो आप ख्याल है बात ना, कर रहे हैं, वैसे आप मैं जो वही फरमा, बता रही हूँ, जो जी जी आप प्लीज। बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही एक अलग किस्म की कोई सूरत हाल दिखाई देती है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये इसी तरह जिस रफ्तार से आप बता रहे हैं और जिस तरह, तो ये तो बहुत से मुल्कों की करेंसी को डिस्टर्ब करेगी। नहीं, असल में होना तो है यही, जो एक पेपर एक मनी एक है। बिटकॉइन, वन वो मैं कह रही हूँ ना। बिटकॉइन हैज क्रॉस्ड $34,000। खुदा को माने, कुछ 56-57 लाख रुपया बनता है एक बिटकॉइन की हम्म, कीमत। कहाँ $1 में 22 थे। चलो बहरहाल मुबारक हो। ये पता नहीं मुबारक हो या ना, खैर या ना मुबारक हो, बट वी रियली नीड टू असेस दिस क्रिप्टो करेंसी, and it would be very like I नहीं, would मैं say हमारे दोस्त हैं, convey। वो इससे डील करते हैं, उनकी फील्ड है, बिल्कुल उनसे सही है। मैं तो कहूँगा कल अगर कल वो, हम इसके ऊपर बात करेंगे और इस पे बिल्कुल हम मसला इस ये है पर। कि वो शायद हेजिटेंट हो, तो मुझे कम से कम समझा देंगे, इसलिए कि वो चूंकि इसमें डील करते हैं, वो शायद उसे बोलना पसंद ना करें, नहीं नहीं, तो फिर जो मुझे इस वक्त मैंने देखा कि जो लोग इस चीज में डील कर रहे हैं वो इसको प्रोपेगेट भी कर रहे हैं। और उनसे पूछ लूंगा, मैं जी पूछ जी लूंगा, वो तो प्लीज। बहुत ज्यादा उनकी मालूमात बिल्कुल सही, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दूसरी जो आपने चीन वाली बात की है, चीन अपनी युआन जो उनकी करेंसी है उसको ट्रेड करने में मेरे ख्याल बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान के साथ तो उनका मुआहदा हो गया हुआ है। अब जो भी ट्रेड वगैरह जो थी, उन्होंने कहा है कि हम युआन में करेंगे और पाकिस्तान और इसमें हम डॉलर से छुटकारा हासिल करेंगे। इसी तरह से वो इस रीजन के दूसरे ममालिक के साथ भी कोई एग्रीमेंट ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ महातीर मोहम्मद और इनके जो तुर्क लीडर हैं उर्दवान साहब, सदर उर्दवान ने, इन्होंने भी कहा है कि कोई बार्टर ट्रेड करें मुस्लिम ममालिक आपस में, मतलब कोई ऐसा जिसमें डॉलर की डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाए। तो है। ये काफी अच्छा सारी। होगा, हम इसमें लोग थोड़ा अपने सा, लोगों को पेश मैं थोड़ा सा करेंगे। मैं वाजे कर दूं। जी देखिए आपको पता है कि तुर्की के साथ, चाइना के साथ हमारा जो है वो इसमें ट्रेड का आगाज भी किया गया था 2010 में, 2009-10 में। और स्वैप करेंसी के हवाले से बात हुई थी, पता नहीं आगे उन्होंने फिर उसको क्यों नहीं चलाया, लेकिन ये बाकायदा हमारा मायदा इसमें मौजूद है। और चलें, उसमें इसके ऊपर भी एक दो इकोनॉमिस्ट लाएंगे और इसके ऊपर भी हाँ, बात इन करेंगे। इकोनॉमिस्ट को बुला के बात किया तो बेहतर है, इधर हाँ, उधर की मारने के बजाय। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल ठीक है। फौजी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन किया। नासिन, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें सुना। और जैसे कि अनवर इकबाल साहब ने हमसे प्रॉमिस किया, कल वो अपने दोस्त को लेकर आएंगे और हम जो बिटकॉइन इसके क्रिप्टो करेंसी को डील करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कल इंशाल्लाह। आज लीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।